Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we are doing properties of transition elements. And in my previous video, I have covered some of the properties of transition elements. Now let's start. Next property. Formation of colored compounds. One very important question क्या है? Most of the transition metal atoms or ions are used in the formation of colored compounds. Most of the transition metal atom हैं या ions हैं, they are used in the formation of colored compounds. Why? इसके पीछे क्या रीजन है कि ट्रांजिशन मेटल एटम जो हैं या उनके आयंस हैं, उनके कंपाउंड्स जो हैं, दे आर कलर्ड इन नेचर, कलरलेस नहीं है. इसके पीछे क्या रीजन है? फर्स्टली वी नो D subshell has 5 atomic orbital. उनके नेम हैं DXY, DYZ, DHZ, DH² minus Y², DZ². These are the 5D atomic orbitals. Then splitting of these D atomic orbital will take place. तो ये 5D atomic orbitals हैं. शुरुआत में इनकी एनर्जी इक्वल है, they are degenerate. But whenever they will form complexes or compounds, then उसमें क्या होगा? Then the splitting of D atomic orbitals will take place. And the 3D atomic orbitals कौन से? DXY, DYZ, DHZ, they become lower in energy, and 2D atomic orbitals DH² minus Y², DZ², they become higher in energy. इन 3D एटॉमिक ऑर्बिटल के जो सेट है, इनको हम बोलते हैं T2Z, और इन दो के सेट को हम बोलते हैं EZ. इसके बारे में डिटेल्स में हम चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे. अब होगा क्या यहां पर कि कलर का कंसेप्ट इससे कैसे जुड़ा है? सो आप देखिएगा, सपोज कीजिए 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन DXY. Whenever splitting take place, then this electron will come into the DXY. Then what will happen? Whenever these compounds are heated, whenever these metal atoms are heated, then the electron present in DXY atomic orbital will gain energy and jump into the DH² minus Y² orbital. यहां से इलेक्ट्रॉन जंप होगा, ये यहां चला जाएगा. मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं. इट मींस शुरुआत में D एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़ा था, ऊपर भी कहां गया? D में, यानी कि D से D में गया. बट आप देख रहे हैं यहां पर DXY में जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा था, उस समय उसकी एनर्जी लो थी, लेकिन जंप करके जब ये DH² माइनस Y² में गया तो इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की है. आफ्टर अब्सॉर्बिंग द एनर्जी, क्लियर? अब उसके बाद क्या होता है? द DH² माइनस Y² इस ऑर्बिटल की एनर्जी हमारे पास DHY से ज्यादा है, यानी कि EZ एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी T2Z से ज्यादा है. देन दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट. ये क्या होगी हमारे पास? एक्साइटेड स्टेट. और शुरुआत में जहां होता है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है. बट द एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, सो द इलेक्ट्रॉन विल जंप बैक टू द ग्राउंड स्टेट. अब इलेक्ट्रॉन वापस DH² माइनस Y² से वापस कहां आएगा? DHY के अंदर आएगा, यानी कि फिर दोबारा D से D में जाएगा. सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी अब्सॉर्ब, हायर से लोअर आ रहा है तो एनर्जी रिलीज, एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड दीज रेडिएशंस आर ऑफ सर्टेन कलर. और ये कांसेप्ट कैसा है? जैसा हमने +1 में फ्लेम कलरेशन में पढ़ा है. तो यहां पर हुआ क्या है? पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले D एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर में गया है, और फिर एनर्जी रिलीज करके हायर से लोअर में आया है. सो इस मूवमेंट को, इस इलेक्ट्रॉन की जंपिंग को हम क्या बोलते हैं? DD ट्रांजिशंस. क्या बोलते हैं इसे? DD ट्रांजिशन. So if DD transitions are present, then the electron, then
That case, then in that case, transition metal atom or ions will show color. ये कहेंगे they will form colored compounds. रीजन क्या है? क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, देन इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, एंड दीज रेडिएशंस आर ऑफ सर्टेन कलर. उन रेडिएशन का अपना कुछ ना कुछ कलर होगा. इट मींस द कलर ऑफ द कंपाउंड इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशंस. अब बात करके चलते हैं, देखिएगा कैसे. सो व्हाट इज द रीजन कि व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयंस आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स. तो इसका रीजन क्या देंगे आप? transition metal atom or ions form colored compounds or color complexes. It is due to the presence of इनकम्प्लीटली फील्ड डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इनके अंदर जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दे आर इनकम्प्लीटली फील्ड, कि उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. एंड दीज अनपेड इलेक्ट्रॉन्स present in d atomic orbitals will undergo dd transitions. और यही अनपेड इलेक्ट्रॉन जो हैं, they will undergo dd transitions. कैसे? by absorbing color from visible region. शुरुआत में विजिबल रीजन की अंदर से किसी कलर के रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे. एंड then radiating complementary color. और जब वो विजिबल रीजन से रेडिएशन को ऑब्जर्व करके लोअर से हायर में जाएंगे, और उसके बाद जब वो हायर से लोअर में आएंगे, देन दे रेडिएट, उस समय रेडिएशंस निकालेंगे ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर. अब इसमें हमें कुछ कलर याद रखने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल Cu+2 है, इट इज ब्लू इन कलर. Vanadium+3 वायलेट कलर. Chromium+3 ग्रीन कलर. अब आता है जैसे इन Cu+1, ये कहें Zn+2, ये कहेंगे हमारे पास Cadmium+2, Scandium+3. यदि हम इनकी बात करें कि कंपाउंड्स कंटेनिंग Cu+1 इन Cu+, Zn+2, Cadmium+2, Scandium+3, इनके जो हैं हमारे पास कंपाउंड्स, दीज आर कलरलेस. सो आप कहेंगे इन कंपाउंड्स कंटेनिंग Cu+1 आयन, Zn+2 आयन, Cd+2 ion and Sc+3, these are colorless. अब ये कलरलेस क्यों है? जरा हम इसको मैं कॉन्फिगरेशन से बताता हूं. जैसे Cu+1 है, अब हम जानते हैं Cu की कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10 4s1. अब +1 का मीन इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया. लूज कहां से करना है? आउटर मोस्ट शेल से, और आउटर मोस्ट शेल है हमारे पास 4s. अब इसकी कॉन्फिगरेशन क्या बचेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. इट मींस 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है. अब जब 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो शुरुआत में 10 कैसे पड़े हैं आपके सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जब स्प्लिटिंग होगी तब भी क्या होगा? नीचे 3 रह जाएंगे, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन वही 1 2
3, पहले यहां कपलिंग होगी क्योंकि लोअर एनर्जी नीचे वाले के 4 5 6, फिर 7 8 9 10। अब हमारे पास डीडी ट्रांजिशन के लिए कंडीशन क्या है? द एलिमेंट्स द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयंस मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब आप देखेंगे नीचे वाले जो डी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे पेड हैं। अब यदि यहां से जंप करके उन्हें हायर एनर्जी में जाना है, यानी कि T2G से इजी में जाना है, तो आप देखेंगे वहां भी कोई वेकेंट स्पेस नहीं है। इट मींस डीडी ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल। तो आप कहेंगे नो डीडी ट्रांजिशंस। तो इनमें क्या है हमारे पास? अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, डीडी ट्रांजिशन एब्सेंट है, तो दैट्स व्हाई दे विल देयर कंपाउंड्स आर कलरलेस। उनके कंपाउंड कैसे होंगे? कलरलेस। तो आप बताएंगे इट इज ड्यू टू द absence of unpaired electrons in d atomic orbitals and they will not undergo dd transitions। तो सिंपल सा केस है कि यदि हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो डीडी ट्रांजिशन शो होगी, और डीडी ट्रांजिशन शो होगी तो कलरलेस नहीं, तो उस समय कंपाउंड कैसे होंगे? दे आर कलर्ड इन नेचर। एंड इफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट then no dd transitions are possible, and that's why the compounds are colorless. Next is reactivity. अब रिएक्टिविटी का कंसेप्ट है, in case of transition metals they form a layer of oxide on their surface, due to which they are relatively less reactive towards water। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर होती है, सेम वे से इनके ऊपर भी क्या है? ऑक्साइड के एक लेयर बन जाते हैं, जिस वजह से ये दे आर लेस रिएक्टिव देन वाटर टुवर्ड्स वाटर। वाटर के प्रति लेस रिएक्टिव है, एंड दे आर weaker reducing agents than s-block elements due to their higher ionization energy। अब हम जानते हैं what are reducing agents? The compounds or ions which have tendency to lose the electrons, they are called reducing agent। अब जब ट्रांजिशन है, अब हम ये भी जानते हैं कि as we move across the period from left to right, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कैसा हो जाएगा? डिफिकल्ट। और इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट, तो यानी कि रिड्यूसिंग फैक्टर क्या है? कम हो जाएगा। सो दे आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन s-block elements ड्यू टू देयर हाई आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जिसे हम ई नोट से शो करते हैं, और ई नोट की वैल्यू से हमें पता चलता है दे आर रिड्यूसिंग एजेंट और दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सो यहां पर यदि हम देख के चले, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है? दे हैव लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू लो है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
वाई। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है, ऐसा क्यों है? एंड वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमने जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। वो क्या है? आपने पढ़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 d 1 to 10, ns 1 से लेके 2। इट मींस इनमें पेनल्टीमेट शेल का डी एटॉमिक ऑर्बिटल फील्ड है और उसमें 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन है, और साथ ही साथ आउटरमोस्ट शेल का एस एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केस में क्या होता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स so variable oxidation state. It is due to the participation of s atomic orbital electrons of outermost shell as well as d atomic orbital electrons of penultimate shell in bond formation. सो होता क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर कि उनमें आउटरमोस्ट शेल के एस एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल के डी एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करके चलते हैं मैग्नीज की, एटॉमिक नंबर 25 है, इट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। अब इनमें आउटरमोस्ट शेल कौन सा है 4s, और पेनल्टीमेट शेल कौन सा है थर्ड वाला, और उसमें डी वाला ये रहा 3d5। अब हम बात करके चलते हैं, ये है कॉन्फिगरेशन के एमएन के अंदर आउटरमोस्ट शेल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d के अंदर 5 है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। नॉर्मली हम जानते हैं कि हर एलिमेंट्स क्या करता है, अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज करता है। सो आउटरमोस्ट शेल में 2 है तो उसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर एक स्पेशल फीचर है कि वो आउटरमोस्ट शेल के एस एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल के डी एटॉमिक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों को ही बॉन्ड फॉर्मेशन में एक साथ यूज कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s वाले यूज करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसके, तो दोनों को ऐड कर दो तो 2 + 5 क्या होगा 7। इट मींस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी +7। तो इस तरह से Mn जो है +7 शो कर सकता है। सो ये आपके सामने Mn ने ये दो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी +2 एंड +7। सो दैट्स व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। And the maximum oxidation state shown by any element the maximum oxidation state shown by any transition element is equal to sum of s atomic orbital electrons of outermost shell and
d atomic orbital electrons of penultimate shell। जैसे Mn के केस में +7 आया है हमारे पास, और क्रोमियम में क्या होगा, क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5, या ये कहेंगे 3d5 4s1, तो d के 5 और 4s के 1, टोटल क्या होगा 6, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम कितना होगा +6। अब एक यहाँ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट of transition metal is shown in fluorides and oxides। जिस समय ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्लोरीन से मिलते हैं दे फॉर्म फ्लोराइड्स, ऑक्सीजन से मिलते हैं दे फॉर्म ऑक्साइड्स। तो क्वेश्चन क्या आता है, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट की, जैसे Mn की +7 की बात आ रही है, क्रोमियम की +6 की बात आ रही है, तो ये कब शो होती है, whenever they react with the fluorine and oxygen to form fluoride and oxide। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन है हमारे पास because F2 and O2 are strong oxidizing agent। so F2 और O2 जो है वो दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन होगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन मीन उनका ऑक्सीडेशन हाईएस्ट होगा। लास्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। लास्ट पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी। अब व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. This is called ionization energy. And also we know that ionization energy is inversely proportional to atomic radius। ये बात आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पर हमारे पास जब हम ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं स्कैंडियम टू जिंक, तो आप क्या देते हैं, इनिशियली फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज atomic radius decrease। In case of iron, cobalt, and nickel, atomic radius remain almost same, and after that, atomic radius increases. So there is an irregular variation of ionization energy among first transition series element। ये कहेंगे among the transition elements, हर सीरीज में ऐसा है। जैसे यदि बात करें फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज, एटॉमिक रेडियस क्या हुआ था डिक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इंक्रीज। आयरन कोबाल्ट निकल, वहां एटॉमिक रेडियस क्या था ऑलमोस्ट सेम, सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम। और उसके बाद कॉपर एंड जिंक में क्या हुआ था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ था, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सो कॉपर एंड जिंक में क्या हुआ था, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या है, why the ionization energy of elements belonging to 5D transition series is higher than that of 3D and 4D transition series। कि हमारे पास 5D ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज वालों से ज्यादा क्यों होती है। इसके अंदर एक रीजन है,
अभी हमारे पास चल रहा था कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन दैट ऑफ 3D एंड 4D ट्रांजिशन सीरीज। तो आपके पास इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व्ड इन द एलिमेंट्स ऑफ 5D ट्रांजिशन सीरीज। अब हम जानते हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास एलिमेंट्स कहां से आएंगे? 57 लेंथेनम फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद 58 से 71 नीचे चले जाते हैं। तो 57 के बाद क्या हो रहा है? हमारे पास जब 58 टू 71 है हमारे पास, उनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होती है और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज रिड्यूस हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस रिड्यूसेस एंड एटॉमिक रेडियस रिड्यूस होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। And that's why the ionization energy of 5D transition series elements is higher than that of 3D and 4D transition series. It is due to the lanthanide contraction observed in the elements of 5D transition series. This is the reason of the higher ionization energy of 5D transition series elements than that of 3D and 4D transition series. And this is all about properties of transition elements. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.